माननीय जिला न्यायाधीश सैट, माननीय सरस्वती मैडम और पंचायत का माननीय प्रधान जी और यहाँ उपस्थित हुए सभी हम लोगों का जो नागरिक वृंद है, सबको बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को आने के लिए। आज हम लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 9 नवंबर हम लोगों का जो लीगल सर्विसेज एंड अथॉरिटीज़ एक्ट है, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट मतलब लागू किया गया है। इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत आम नागरिक तालुका से, डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से एकदम सुप्रीम कोर्ट तक सबको कानूनी सहायता मुफ्त में दिया जाता है। जैसे सर ने बोला कि डीएलएसए क्या है। डीएलएसए हम लोगों का जिला का जो कानूनी, जिला में जहां कानूनी सहायता मुफ्त में मिलता है, किसको किसको मुफ्त में दिया जाता है हम बोलेंगे कुछ देर बाद। तो यहाँ अगर कोई वोमेन आता है, वोमेन के लिए कोई इनकम का कोई प्रावधान नहीं है। वोमेन का इनकम 3 लाख से अगर ज़्यादा भी होता है तो वोमेन को यहाँ मुफ्त कानूनी सहायता दिया जाता है। जो बच्चा है, चाइल्ड है, उनको भी दिया जाता है कानूनी सहायता। उसमें भी कोई इनकम का कोई प्रावधान नहीं है। या कोई विक्टिम ऑफ डिज़ास्टर है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए कोई पीड़ित है, उसको भी कानूनी सहायता मुफ्त दिया जाता है। उनके लिए कोई कोर्ट फीस भी देना नहीं होता, कोई एडवोकेट का भी फीस नहीं देना होता, कोई पेपर का भी, कागज़ का भी कोई खर्चा नहीं देना होता। पूरा जो खर्चा है हम लोगों का जो डीएलएसए है, डीएलएसए उसको वहन करता है। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो मेंबर है, उनको भी कानूनी सहायता मुफ्त दिया जाता है। तो इस सहायता को आप लोग अवेल कीजिएगा, जैसे सर ने बोला। और जो जनरल नागरिक है, उनका अगर इनकम सालाना 3 लाख से कम है तो उनको भी ये कानूनी परिसेवा मुफ्त मिलता है। ये कानूनी परिसेवा आपको तालुका में भी मिलेगा, जिला में भी मिलेगा, स्टेट में मतलब जहाँ हाई कोर्ट होता है, अगर केस आपका हाई कोर्ट तक जाता है, आपको हाई कोर्ट में भी मुफ्त एडवोकेट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा कानूनी सहायता नहीं मिलेगा, कानूनी सहायता आपको अच्छा मिलेगा। आप सभी को याद होगा कि हम लोग कभी कभी बहस करते हैं कि एक टेररिस्ट को भी हम लोग कभी कभी एडवोकेट देते हैं, तो उसका भी एक कानूनी हक है। जो भी है, जैसे कोई भी बिना चिकित्सा में कोई भी अस्पताल में नहीं रह सकता, तो अगर कोई बहुत दिन से अनडिफेंडेड है, जेल में है, उसके लिए कोई एडवोकेट नहीं लड़ रहा है, तो उसको भी बिना खर्च गवर्नमेंट से, डीएलएसए या स्टेट से या सुप्रीम कोर्ट से, नालसा से, सबको ही बिना खर्च एडवोकेट दिया जाता है। तो इसका आप लोग लाभ उठाइएगा। सर आज एक दिया यहाँ प्रज्वलित किया है, आप लोग भी इस नॉलेज को जहाँ आप रहते हैं, जैसे सर बहुत सीनियर सिटीजनशिप के बारे में बोले हैं, यहाँ सीनियर सिटीजन्स बहुत सारे आए हैं। आप लोग इस बात को मोहल्ले में जाके, आप लोग जहाँ बैठते हैं पार्क में जाके, सबको जाके बोलिएगा इस प्रावधान के बारे में। सर जैसे आप लोगों को सावधान किए कि अगर आपका प्रॉपर्टी को, आपको बच्चे को अभी आप दे रहे हैं तो रुक जाइए, सोचिए कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाता है। सर आप लोगों को बारीकी से समझाएं कि क्या आप क्या कीजिएगा। सर जैसे बोले कि आप लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए, एडवोकेट के पास जाइएगा, ट्रस्ट में आप लिखिएगा कि संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, अभी नहीं होगा, मेरा जीवित काल में, हम जब नहीं रहेंगे तो संपत्ति किसका ऊपर कैसा जाएगा, इसका प्रावधान कर सकते हैं। और अंडमान में एक और सा लाभ है, अगर विल अभी कीजिएगा, हम लोग को सबका जानकारी है कि विल वासियत में, कि जो विल करता है, वासियत करने का जो करने वाला है, उसका डेथ का बाद ही विल का इफेक्ट होता है। तो अंडमान में इसका प्रोबेट लेना, मतलब उसको कोर्ट में जाके केस करके प्रॉपर्टी को रियलाइज़ करने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोबेट बोलते हैं, प्रोवेट करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग ट्रस्ट भी बना सकते हैं, विल भी बना सकते हैं, लेकिन विल में आपको कानूनी सहायता लेके कैसे संपत्ति का बंटवारा होगा, पूरा एक हम लोगों का डीएलएसए का पास भी आइएगा तो एडवोकेट आपको बारीकी के समझाइएगा कि आपका संपत्ति आप किस तरीक़ा से किसको देना चाहते हैं। और अगर किसी को मिस्टेक हो गया है कि आप अभी जीवित अवस्था में आप संपत्ति गिफ्ट में आपका लीगल एयर को आप दे दिए हैं, तब आप क्या कीजिएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट में इसमें भी प्रावधान है। आप लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में आ सकते हैं, कोर्ट में आके पिटीशन देके उस संपत्ति को आप लोग वापस ले सकते हैं कि हम लोग गलती से उसको कर दिए हैं,
अभी मेरा जो बच्चा है हमको देख नहीं रहा है, उसका जो नज़र था मेरा संपत्ति का ऊपर था, लेकिन अभी संपत्ति लेने का बाद हमको कोई मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। तो आप एसडीओ का पास या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पास, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पास जाके आप पिटीशन याचिका डाल सकते हैं, मेंटेनेंस के लिए डाल सकते हैं, या कोर्ट में आके आप जो संपत्ति लिख दिए हैं अपना बाल बच्चे के ऊपर, उसको भी आप वापस ले सकते हैं। ये हम लोगों का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन्स को बहुत राहत देते हुए, हालांकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी था, हम साझा किए हैं, इसको आप लोग भी साझा कीजिएगा, ये मेरा विनती है आप लोग से। दूसरा और कुछ मुद्दा है यहाँ, सरस्वती मैडम ने बोला है, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बोला है, और सर ने भी बोला है दूसरे के बारे में। हम थोड़ा पॉक्सो एक्ट के बारे में थोड़ा हम आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। जो बच्चा है, बच्चे का जो यौन शोषण है उसको हम लोग पॉक्सो कहते हैं। तो बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकता है, उसका उम्र अगर 18 साल से नीचे होगा, उसको कोई अगर यौन शोषण करता है तो इसका खिलाफ ये एक सख्त कानून बनाया गया है कि बच्चे का अगर यौन शोषण होता है तो बच्चा जब उसका जो बडिंग है, जब वो जिसको हम ये बोलता है, जो एक फूल जो खिलता है, खिलने का व्यक्ति उसको अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो फूल अच्छा से खिल नहीं पाता है। तो ये फूल अच्छा से खिले, बच्चे हम लोगों का भविष्य है, उसको हम लोग कैसे बरकरार रखें, इसका कानून का मूल प्रावधान यही है। और जो काल्प्रिट है उसको कड़ी से कड़ी सजा है। पहले हम लोग सोचते हैं कि आजीवन कारावास कितना है, आजीवन कारावास इस एक्ट के तहत वो जिस दिन जो कल्प्रिट जिएगा उसका पूरा जिंदगी तक उसको जेल में रहना पड़ेगा, इसका प्रावधान है। लेकिन हम लोग आप लोगों को सलाह देंगे कि पॉक्सो एक्ट का नौबत ही ना आए, आपका बच्चा या बच्ची इस यौन शोषण का शिकार ना हो, इसके लिए आप लोगों को बहुत जिम्मेदार रहना पड़ेगा और बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। ज़्यादातर दिखा गया है कि ये यौन शोषण अपने ही रिलेटिव की तरफ से या बच्चे का जो फ्रेंड्स है या स्कूल में ये यौन शोषण होता है। हम लोग जब मजिस्ट्रेट का तरफ से हम लोग बच्चे का या बच्ची का या उसका माँ का, उसका पिता का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लोग 164 स्टेटमेंट कहते हैं। आम बात में अगर मजिस्ट्रेट का सामने जो बात रखता है तो उसका एक्सपीरियंस से हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर दिखा गया है कि जो यौन शोषण करने वाला कल्प्रिट है वो बच्चे का बहुत ही पहचान वाला आदमी होता है। तो आप लोगों को बच्चे को रेगुलर बच्चे का साथ बात करना पड़ेगा कि आज बच्चा किससे मिला, उसका साथ क्या बातचीत हुआ। सर जैसे बोला कि बच्चे का बिहेवियर में कुछ चेंजेस है कि नहीं है, उससे घुल मिल के बात करना कि चेंजेस हो रहा है, क्यों चेंजेस हुआ। और सबसे बात है कि सबसे जो ज़्यादा भूमिका हम लोगों का है स्कूल में है। हम लोग भी स्कूल में जाते हैं जागरूकता फैलाने के लिए। स्कूल में पॉक्सो कमेटी है। स्कूल में बच्चा अगर टीचर को बोलेगा तो टीचर साथ ही साथ बच्चा का काउंसलिंग करेगा, बच्चे का साथ अपना दोस्त जैसा बिहेवियर करके पूरा बात सुनेगा। और इस एक्ट का तहत ऐसा प्रावधान है कि बच्चे को कभी भी थाने में कंप्लेंट शिकायत करने के लिए जाना नहीं होगा। पुलिस अपने आप बच्चे का घर में आएगा, उसके साथ एक फ्रेंड या रिलेटिव की तरह व्यवहार करके घर में आके पूरा स्टेटमेंट लेगा। और ये जो स्टेटमेंट लेगा उनका माँ का साथ लेगा या जो बच्चे का जिसका साथ बहुत अच्छा संपर्क है, बच्चे का ट्रस्ट जिसका ऊपर है, उसका सामने ये स्टेटमेंट लेगा। और स्टेटमेंट लेना ही ख़त्म नहीं, वो ये बच्चा जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में भी हम लोगों का इतना अच्छा प्रावधान है, बच्चे का जो ट्रायल होगा ये बहुत ही एक अलग कोर्ट में होगा, इन कैमरा होगा। बच्चे का कोई भी नाम, बच्चे का पिता का नाम, बच्चे का माता का नाम, बच्चा कहाँ स्कूल में पढ़ता है, ये सब गोपन रखा जाता है, क्योंकि ये बच्चा को भविष्य में उसका नाम डिस्क्लोज ना हो, उसका स्टिग्मेटाइज ना हो, इसका भी हम लोग बहुत कानून के अंदर ख्याल है। तो आप लोगों को अनुरोध करेंगे कि इसका अगर कोई यौन शोषण का मामला होता है तो आप लोग इसका शिकायत कीजिए। शिकायत करने में आप लोग कभी भी शर्म नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर शिकायत नहीं कीजिएगा तो ये मामला कभी भी कमेगा नहीं, ये बढ़ेगा मामला। और आप लोग अगर शिकायत करते हैं तो आपका नाम, आपका बच्चे का नाम, बच्ची के नाम कोर्ट में भी हर समय ट्रायल का बीच, गवाही का बीच, हर समय उसको, या डॉक्टर के पास उसका जब मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा तब भी बच्चे का नाम, बच्ची का नाम, उसका घर वाले का नाम सब गोपन रखा जाता है। उसको एक सील्ड एनवलप में रखा जाता है और ये सील्ड एनवलप
कोर्ट का परमिशन का बगैर कभी भी खोला नहीं जा सकता। और इसका भी कानूनी रोक है। ये जो बच्चे का नाम, बच्ची का नाम या बच्चे का स्कूल का नाम, ये मीडिया वाले भी, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, कभी भी उसको पब्लिश नहीं कर पाएगा कोर्ट के इजाज़त के बगैर। तो आप लोग इस मुद्दे में जागरूक बने। और जो सपोर्ट पर्सन का जो रोल है, हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और पॉक्सो एक्ट में, पॉक्सो रूल्स में भी है कि सपोर्ट पर्सन कौन होता है? जो ये सब साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक ट्रेनिंग में एक्सपर्ट लोग हैं। वो बच्चों के साथ, बच्चे का जो पिताजी है, माताजी है, उसका साथ बैठेगा, बैठ के अच्छा से काउंसलिंग करेगा और बच्चों का जो इनिशियल ट्रॉमा है, बिहेवियरल जो चेंजेस है, इसको मद्देनज़र रखते हुए बच्चे को ग्रूम करेगा। और बच्चे का साथ जो अन्याय हुआ है, वो अन्याय को कोर्ट में भी उसका साथ जाएगा जब डिपोजिशन होगा। और बच्चे का साथ जो कल्प्रिट है, उसका कभी भी आमने सामने नहीं होगा। उसका जो डिपोजिशन होगा वो, और उसका जो क्रॉस एग्जामिनेशन, आप लोग जानते हैं कि एडवोकेट लोग, जिसका विक्टिम है और जो क्रिमिनल है, दोनों का ही एडवोकेट कोर्ट में रहता है। विक्टिम को स्टेट रिप्रेजेंट करता है और क्रिमिनल को कभी कभी डिफेंस काउंसिल एंगेज करता है। और डिफेंस जो काउंसिल है कभी कभी एग्रेसिव क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। लेकिन इस कानून में बच्चे को एग्रेसिव क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता है। उसका जब जेरा होगा कोर्ट का अंदर, उसका सवाल पहले से ही कोर्ट को दिया जा सकता है। हम लोगों को, जज को लिखित रूप से दिया जा सकता है। और लिखित रूप से जो सवाल दिया जाएगा, उसको ही जज साहब ने बहुत प्यार से बच्चे को पूछेगा और उसका जवाब नोट डाउन करेगा। और वो भी उसका, बच्चे का जो पिताजी माताजी है या सपोर्ट पर्सन है, उसका सामने होगा। और उसका खिलाफ जो अन्याय किया है, जो क्रिमिनल है, वो भी रहेगा, बहुत दूर रहेगा। उसको बच्चा देखेगा, लेकिन वो देखेगा कंप्यूटर में देखेगा, तो उसको आमने सामने कहीं नहीं होगा। क्योंकि जो सच बात है, वो सच बात कोर्ट का सामने आए और बच्चा ना डरे। तो ये पॉक्सो एक्ट का बारे में थोड़ा जानकारी था। और लास्ट में हम जैसे आज अभी डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, तो डिजिटल फ्रॉड का बारे में हम थोड़ा आप लोगों को जागरूक बनाने के लिए 2-4 बात बोलेंगे। डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए अभी हम लोगों का गवर्नमेंट से बहुत सारा कैंपेन चल रहा है। हर रोज़ हम लोग एडवर्टाइजमेंट में देख रहे हैं कि क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए, क्या क्या हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हम आप लोगों को बोलेंगे कि हम लोगों का जो स्मार्टफोन है, अभी स्मार्टफोन में सब कुछ जानकारी, हम लोग समझते हैं कि ये जानकारी गोपनीय है, लेकिन ये सब जानकारी हम लोगों को साझा हो जाता है। तो स्मार्टफोन को कभी भी अगर आप बाहर किसी को हाथ में देते हैं, कभी भी रिपेयर करने में देते हैं, उसको बहुत जो जानकार है उसको भी आपको पासवर्ड मत दीजिए। और हम स्मार्टफोन को कभी भी अगर आप लोग सेल करते हैं, तो सेल करने में भी उसको बहुत सावधानी बरतना चाहिए। क्योंकि इसका जो आपको जो जीमेल आईडी है फ़ोन में पहले से रहता है, तो आपको ईमेल में आपका बैंक का इन्फॉर्मेशन कभी कभी रहता है, बैंक का OTPs, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी जीमेल में रहता है। तो स्मार्टफोन के बेचने में भी आपको बहुत सावधानी बरतना चाहिए। हम तो सलाह देंगे कि स्मार्टफोन को बेचिए मत। स्मार्टफोन अगर बेचिएगा तो स्मार्टफोन का बहुत जो डेटा है ना, वो डेटा को रिट्रीव किया जा सकता है। तो स्मार्टफोन को अगर बेचिएगा तो बहुत रिस्क रहता है। और 2-4 बात, जैसे आप लोग जानते हैं कि OTP को कभी भी किसी का साथ साझा करना बहुत रिस्की है, तो कभी भी OTP को साझा मत कीजिए। और बैंक का जो इन्फॉर्मेशन है, जैसा अकाउंट नंबर है, ये तो किसी को कभी मत बोलिएगा। बैंक में जाके बात कीजिएगा पर्सनली, क्या हुआ है नहीं हुआ है। बैंक वाला कभी भी आपको ऑनलाइन आपका KYC के लिए भी कभी भी नहीं बोलता, किसी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड के लिए भी नहीं बोलता। आधार कार्ड का नंबर भी किसी को साझा मत कीजिए। जो नंबर आपका बैंक में दिया गया है, उस नंबर को भी कभी किसी को साझा मत कीजिए। जितना भी अपना है, किसी को भी साझा मत कीजिए। और एक मेन बात है, वो है जैसे हम लोग रात में सोते हैं, हम लोग दरवाज़ा खिड़की सब बंद करके सोते हैं। तो हम लोगों का जो सेफ्टी नॉर्म्स है, जो डिजिटल सेफ्टी हम लोग कहेंगे, तो डिजिटल सेफ्टी नॉर्म्स के तहत आप लोग यही कीजिएगा, हम जो बोले कि बैंक का नंबर, बैंक का पासबुक का ज़ेरॉक्स, आधार कार्ड का नंबर
आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स कभी भी किसी को मत दीजिएगा। और सबसे अभी जो चल रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी अभी हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारा जानकारी साझा कर रहे हैं सबके बीच में, कि कभी कभी आपको व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करके बोला जा रहा है कि हम फलाना पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं या हम फलाना जज बोल रहे हैं, आपका लड़का यहाँ मेरा गिरफ्त में है, कि आपका घर से ड्रग बरामद हो गया है, आपको हैरेस कर सकते हैं, पुलिस जाके अरेस्ट कर सकते हैं, तो आप हम लोगों का अकाउंट में इतना रुपया ट्रांसफ़र कीजिए। तो कभी भी आप लोग सुन लीजिए कि ये ऐसा कभी भी कोई पुलिस वाला, कोई भी कोर्ट का आदमी कभी भी किसी को फ़ोन करके, व्हाट्सएप कॉल करके कभी भी नहीं बोलता है। अगर कोई बोलता है वो फर्जी आदमी है। कभी भी उन लोगों का कहने पे मत आइएगा। पुलिस का पास एकदम ज़रूर जाइएगा, पर्सनली संपर्क कीजिएगा। सर जैसे बोले, हम लोग का DLSA का ऑफिस है, वहाँ पैरालीगल वॉलेंटियर्स हैं। आप लोग अगर नहीं जा पा रहे हैं, उन लोग आप लोगों को थाना तक पहुँचाएगा। थाना तक पहुँचने का बाद आप लोगों का जो बात है रखिएगा। और सबसे ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, अगर आपका साथ कोई फ्रॉड हो गया है, आपका अकाउंट से 1 लाख रुपया चल गया है, तो आपको तुरंत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में ये बात को दर्ज करना पड़ेगा ऑनलाइन में। अगर आप ऑनलाइन में खुद दर्ज करना नहीं पा रहे हैं तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आइए। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में वो लोग अपना शिकायत दर्ज करेगा और आपका अकाउंट से जो पैसा दूसरा अकाउंट में गया है उसको संगे संग फ्रीज कर देगा। जो कल्प्रिट है, जो क्रिमिनल है, उसको उस अकाउंट से निकाल नहीं पाए, इसलिए अकाउंट को फ्रीज कर देगा। जितना तुरंत आप लोग शिकायत कीजिएगा, ये कार्रवाई उतना तुरंत होगा। और आप लोगों को जो राहत है, आप लोगों का इस केस में मेन राहत है कि अपना पैसा जो खो गया है उसको वापस मिलना। तो जितना जल्दी आप शिकायत दर्ज करेंगे साइबर क्राइम पोर्टल में, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, उतना जल्दी कल्प्रिट का अकाउंट फ्रीज होगा, उतना जल्दी आपका जो पैसा है आपको वापस मिलेगा। तो इस सारे बात को आप लोगों को बोलते हुए, सर जो बात बोला, मैडम जो बात बोला, ये सब आप याद रखिएगा। एक दिया से आप लोग 1000 दिया जलाएंगे, इसका उम्मीद करते हुए मेरा बात यहाँ ख़त्म करते हैं। सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सर का ही एक बात